सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने सीट पे चुनाव जीता है। आज आप इस इतिहास को दोहरा देंगे या उस इतिहास को दोबारा वापस लाएंगे कि समाजवादी सीट पे आप लोग विजयी हो पाए, क्या बता रहे हैं? चाहे वो दलित समाज से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, चाहे वो माइनॉरिटी से हैं, चाहे वो अपर कास्ट के वो लोग हैं जो कहीं न कहीं गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, वो अपना भरपूर प्यार और सहयोग मुझे दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मेरी जीत होगी, वो कहीं कम से कम 50,000 वोटों से होगी। ये जो उत्सव भवन से लेकर और थाने तक का जो रोड है, वो सिंगल रोड हुआ करता था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने उस रोड को डबल करने का काम किया। गौशाला जो फाटक है, उसके नीचे जैसे ही बरसात होती है वो पूरा का पूरा भर जाता है, उसमें आप इतना पानी हो जाता है कि बस भी डूब जाए। एक जो सोसाइटी है क्रॉसिंग की, उसमें आपने देखा होगा ना तो वहाँ पे रोड की व्यवस्था है, आने जाना की जो व्यवस्था है, एग्जिट और इन जो है वो दोनों ही वहाँ पे नहीं है। लोग बड़ी परेशानी में जो है वहाँ पे रहते हैं और कूड़े का निस्तारण तो वहाँ है ही नहीं। की बात करें वहाँ पे दलित समाज और अल्पसंख्यक ज्यादा, अगर मतों की गिनती में देखें तो बहुत ज्यादा। इनका समर्थन कैसे महसूस कर रहे हैं आप? आपके साथ कितने लोग हैं, कितने नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कांत पारस हूं, वीके टॉक इनिशिएटिव पर विशेष खबर मीडिया समूह की आज की इस पॉडकास्ट में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में विशेष शख्सियत के रूप में गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से इंडी समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार श्री सिंहराज जाटव जी उपस्थित हैं। आइए मिलकर सिंहराज जी का हम सब लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सिंहराज जाटव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका विनय जी, थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गाजियाबाद उपचुनाव आपकी मुगल बच चुका है, बैटलफील्ड तैयार हो चुकी है। सिंहराज जी संयुक्त जो गठबंधन है उसके एक बहुत सशक्त उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। इन्हीं चुनावी मुद्दों को लेके आज सिंहराज जी से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें करेंगे। हमारी टीम ने जो होमवर्क किया है उनके बारे में कुछ उनसे डिस्कस करेंगे। तो सिंहराज जी, मेरा प्रथम प्रश्न आपसे इसी बात को लेके है कि गाजियाबाद उपचुनाव जो 56 होने जा रहा है, 56 विधानसभा सीट नंबर जो है उस पे जो होने जा रहा है, इन चुनावों को आप किस-किस मुद्दों को लेके समझ पा रहे हैं और लड़ रहे हैं? देखिए, जो गाज़ियाबाद विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, इसमें जो मेन मुद्दे हैं वो यहाँ इस शहर के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। जी। उन्हीं मुद्दों को मैं लेके ये चुनाव मैदान में हूँ। जो यहाँ मूलभूत ज़रूरतें हैं, मूलभूत एक ज़रूरतें जो आम आदमी को चाहिए जीने के लिए, वो मुद्दे के साथ-साथ जो कानून व्यवस्था है, ट्रैफ़िक की समस्या है, उन मुद्दों को लेके मैं यहाँ पे इस चुनाव में हूँ। साथ-साथ जो लाइन पार क्षेत्र की जो समस्या है, उसके लिए मैं इस चुनाव मैदान में हूँ। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं अगर हम, मूल रूप से ये भाजपा की परंपरागत सीट रही है अगर हम इसके पीछे इतिहास में जाएँ। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने सीट पे चुनाव जीता है। इस चुनाव को लेके आपकी ऐसी क्या रणनीति है कि आज आप इस इतिहास को दोहरा देंगे या उस इतिहास को दोबारा वापस लाएँगे कि समाजवादी सीट पे आप लोग विजयी हो पाएँ? क्या बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस बार जो इस गाज़ियाबाद विधानसभा के देवतुल्य मतदाता हैं, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार हम बदलाव करके रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 बार से, चाहे वो 3 बार यहाँ सांसद का चुनाव हुआ हो, उसके बाद में विधायक का चुनाव हुआ हो, उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जी। के जो भी यहाँ से प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधायक हों, मेयर हों, सांसद हों, वो चुनने के बाद में जो उनसे अपेक्षाएँ होती हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम नहीं करते हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम नहीं करते हैं, उनके बीच में जाने का काम नहीं करते हैं। इसलिए आम जनमानस ने ये अब ठान लिया है कि इस बार वो बदलाव करके रहेंगे और इस बदलाव का आपको संकेत आगामी 23 नवंबर को देखने का मिलेगा, जिस दिन हम वोट जो हमारे ओपन होंगे ईवीएम के माध्यम से, उस दिन आपको पता चलेगा कि इस देवतुल्य जो यहाँ के मतदाता हैं, उन्होंने बदलाव करने की ठान ली है और निश्चित रूप से ये जो बदलाव है, ये कहीं न कहीं 2027 तक जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में इस उत्तर प्रदेश में बनने का काम करेगी। सिंहराज जी, अगर हम इस सीट की बात करें गाजियाबाद विधानसभा की, तो अगर गठबंधन की बात करें, संयुक्त उम्मीदवार के रूप में आपका प्रत्याशी होना तय हुआ, आप चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मूल रूप से देखा जाए पार्टी का अगर संयुक्त गठबंधन की हम बात करते हैं, इंडी गठबंधन की,
ये सीट हमेशा कांग्रेस के पास ही समाजवादी पार्टी ने हमेशा उनको प्रयास किया है कि उन्हीं की तरफ से चुनाव लड़ा जाए। अब की बात जिन परिस्थितियों में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने आपको संयुक्त गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। तो आपको क्या लगता है, आपको कांग्रेस से क्या भरपूर कांग्रेस के जो संगठन है, उससे नंबर 1 क्या संयुक्त पूर्ण आपको सहयोग मिल रहा है? दूसरा, क्या कांग्रेस का जो वोटर है, मूलभूत वोटर है, वो सिंगराज जाटव जी को वोट करेगा? देखिए, ये सही है कि ये हमेशा कांग्रेस के जो ये सीट से लड़ते थे प्रत्याशी, मगर इस बार क्या है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, जी, तो कांग्रेस पार्टी का जो मेन फ़ोकस है वो वहाँ पे है। जिस तरह से अभी आपने देखा हरियाणा में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव न लड़ के सारी सीटें जो हरियाणा की थी उन पे कांग्रेस को लड़ाने का काम किया। उसी कड़ी में इसको हम देख सकते हैं कि कांग्रेस ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ये 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाने का काम किया और जहाँ तक हम संगठन की बात करें कांग्रेस की, तो उनका पूरा संगठन, चाहे वो जिले का संगठन हो, चाहे वो उनका महानगर का संगठन हो, युवा कांग्रेस का संगठन हो, एनएसयूआई का संगठन हो या उनकी जितनी भी और बहुत सारे जो उनके संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे वो उनके फ्रंटल जो वो बने कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो सब लोग बड़ी मेहनत और ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से 2024 में लोकसभा वाला आम चुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो थी डॉली शर्मा जी, उनको समाजवादी पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ाया और इसमें वो मुझे चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं और ईमानदारी से चुनाव लड़ सिंगराज जाटव जी, एक बात बताइए, जैसे अगर हम आपके राजनीतिक सफर में जाते हैं, आप लाइन बाज़ क्षेत्र में वार्ड संख्या तो मुझे अभी याद नहीं आ रही, उसमें से आप पार्षद भी रहे बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद और राजनीति सफर में आप आगे बढ़ते हैं, आप जीडीए बोर्ड मेंबर के सदस्य भी रहे, जो कि बड़ा सम्मानित पद होता है। एक राजनीतिक सफर को तो मैं आपकी समझ पा रहा हूँ, आपकी परिपक्वता को भी समझ पा रहा हूँ, आपकी उस समझदारी को भी समझ पा रहा हूँ कि राजनीति में जो चाहिए। आपको क्या लगता है, आपकी ये सब स्ट्रेंथ है या जो उस क्षेत्र में आपने काम किए हैं या जैसे आप रहते हैं, इन सब का आपको कहीं फ़ायदा मिलेगा, माइलेज मिलेगा उस चुनाव? देखिए, निश्चित रूप से मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जब मैं विजयनगर जो नया विजयनगर है, जी, उत्सव भवन से लेके और थाने तक, जी, उस क्षेत्र में मैं निगम पार्षद रहा 2012 से 17 तक। जी, उसी टाइम पे मैं जीडीए बोर्ड का मेंबर हुआ। तो उस टाइम पे जो जीडीए के यहाँ वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की कि जो हमारा रेलवे स्टेशन से और नोएडा तक का जो रास्ता है, जो एनएच 24 तक जाता है, उस पे जो उत्सव भवन से लेके और थाने तक का जो रोड है, वो सिंगल रोड हुआ करता था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने उस रोड को डबल करने का काम किया। आप देख सकते हैं वहाँ पे सोम बाज़ार लगता है, उस बाज़ार की वजह से भी जिस दिन सोम बाज़ार लगता है, उस दिन वहाँ ट्रैफ़िक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती थी। पर वो अब काफ़ी हद तक उसमें सुधार हुआ है, चूँकि डबल रोड हो गया, तो एक रोड पे जो है वो बाज़ार लगता है, दूसरे रोड से ट्रैफ़िक स्मूथली निकलता है। उसी के साथ-साथ जो वहाँ पे और भी चीज़ें थी, वो भी मैंने कराने का काम किया, चाहे अपने वार्ड में सड़कें बनवाने का काम हो, चाहे पार्कों का काम हो, फेंसिंग का काम हो, चाहे वो ग्रीनरी का काम हो, चाहे वो लाइटों का काम हो, वो नगर निगम और जीडीए के माध्यम से मैंने वहाँ बहुत कराने का काम किया और वहाँ के लोग वो जानते हैं, मेरे कार्यशैली को जानते हैं और उन्हें पता है कि सिंहराज कभी भी अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए काम नहीं करता। अगर आपने उसे जनप्रतिनिधि बनाया, अपना सेवक बनाया, तो वो आप उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है और उनके लिए हमेशा बढ़-चढ़ के उनका जो ज़रूरत है, उनको पूरा करने का काम करता है। शिवराज जी, वैसे तो बहुत समस्याएँ हैं जैसे आपने बताई शहर विधानसभा में। पर अगर मूल रूप से 1, 2, 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अगर मैं उन समस्या को उठाऊँ, तो उन समस्याओं को लेके आप जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, अब जो माननीय सांसद भी हो गए, अतुल गर्ग जी, या भारतीय जनता पार्टी से जो भी जिनका एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं, सरकार में भी हैं। आपका सबसे बड़ा उनसे नाराज़गी या जनता की नाराज़गी किन मुद्दों को लेके है? देखिए, मेरी पर्सनल तो कोई उनसे नाराज़गी नहीं है, मगर एक जनप्रतिनिधि अगर वो हैं, तो उस लिए मैं भी यहाँ पे मतदाता हूँ। तो जी। उस लिहाज से मेरी नाराज़गी ये है कि उन्होंने कभी भी लाइन पार क्षेत्र को, हुँ, अगर मैं विशेषकर लाइन पार क्षेत्र की बात करूँ, हुँ, तो उसको कभी भी तवज्जो नहीं दी। हुँ, वहाँ से वोट लेने का काम तो किया, हुँ,
ना वहाँ पे कोई स्कूल बनवाने का काम किया, ना वहाँ कोई कॉलेज बनवाने का काम किया, ना कोई वहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी की जो ज़रूरत है उसको पूरा कराने का काम किया, ना ही कोई जो वहाँ पे आज की डेट में 3 लाख मतदाता हैं और उसी के साथ-साथ वहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं लगभग 7 से साढ़े 7 लाख लोग रहते हैं। एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोई भी ऐसी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पे जो हमारे युवा हैं, वो अपना कोई स्पोर्ट्स में खेल-कूद में कोई भागीदारी कर जी, कर पाएँ और उनके लिए कोई अरेंजमेंट हो पाए। उसके साथ-साथ एक गंगा जल का वहाँ पे प्लांट लगा है जिसका पानी जी। लगा तो वो लाइन पर क्षेत्र में मगर उसका जो पानी है वो प्रताप विहार और विजयनगर को सप्लाई नहीं होता, उसका वो पानी नोएडा और इंदिरापुरम को सप्लाई होता है। जी। तो वो भी एक कहीं न कहीं लोगों में रोष है कि भई जब हमारे घर आपने देखा होगा कहीं पे अगर कोई एरिया को डेवलप किया जाता है, कहीं पे कोई ज़मीन एक्वायर की जाती है या कोई फैक्ट्री लगती है, वहाँ के लोग स्थानीय लोगों तो को लाभ स्थानीय मिलता है लोगों उसका। को भी ज़रूर लाभ मिलता बिल्कुल है। ठीक बात है। तो वो हमेशा से उनको कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिली। अभी आपने देखा होगा गौशाला जो फाटक है, जी, उसके नीचे जैसे ही बरसात होती है वो पूरा का पूरा भर जाता है, उसमें आप इतना पानी हो जाता है कि बस भी डूब जाए। जो वहाँ क्रॉसिंग एक सोसाइटी है क्रॉसिंग की, उसमें जी। आपने देखा होगा ना तो वहाँ पे रोड की व्यवस्था है, आने-जाना की जो व्यवस्था है, एग्ज़िट और इन जो है वो दोनों ही वहाँ पे नहीं है, लोग बड़ी परेशानी में जो है वहाँ पे रहते हैं और कूड़े का निस्तारण तो वहाँ है ही नहीं। वहाँ सारा कूड़ा जो है वहीं पे डंप होता है और उसकी बदबू जो है, वो पूरे लाइन पार क्षेत्र में फैलती है। तो ये कहीं न कहीं महानगर के नाम पे एक कहीं न कहीं दाग है, क्योंकि महानगर जो है वो चूँकि दिल्ली से सटा है और दिल्ली से सटे होने के साथ-साथ ये चूँकि फेस है, उत्तर प्रदेश का फेस है, बहुत बड़ी बात कही है। तो इसको हमें कहीं न कहीं ऐसा बनाना चाहिए, आइडियल बनाना चाहिए जी, जी। और अगर मुझे मौका मिला, तो मैं ज़रूर इसको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पे विकसित करने का ऐसे काम करूँगा। पत्रकार ऐसे एक सामान्य नागरिक मैं भी महसूस करता हूँ। जिस तर्ज पे इस आउटर एरिया को गाज़ियाबाद के विकसित होना चाहिए था, ये बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड सिटी है, ये एरिया है। जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पे बिल्कुल नहीं हो पाया और गाज़ियाबाद का फेस होके भी ऐसा लगता है कि बेदाग फेस हो गया। गाज़ियाबाद में एंट्री ऐसी महसूस हो जाती है कि गाज़ियाबाद ऐसे ही होगा निश्चित निरंतर। रूप से बिल्कुल, गाज़ियाबाद जो महानगर है ना, जी, वो आप अगर लाइन पार में चले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी इंटीरियर कस्बे में आ गए हैं। जी, जी। आपको कहीं से भी वो महानगर नहीं लगेगा, नालियाँ भरी पड़ी हैं, नाले साफ नहीं होते हैं, सड़कें कूड़े से हटी पड़ी हैं और पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आज भी महानगर होने के बाद मैं अभी जी ब्लॉक सेक्टर 9 में गया था कल-परसों, तो टैंकर जो है वो पानी की सप्लाई करते हैं। इसको आप कैसे देखते हो? स्थानीय विधायकों की पहले विधायकों की उदासीनता के रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहा कभी मैं लाइन पार तो में इसको मतदाताओं का चुनाव इसको लड़ने के देखता लिए। हूँ कि जो लाइन पार क्षेत्र है, जी, जिसको हम अति पिछड़ा क्षेत्र भी कहते हैं, जी, वहाँ पे चूँकि वोट वहाँ के लोग करते हैं और वोट करने के बाद में जो वहाँ से प्रतिनिधि चुन के आते हैं, जी, उन्हें पता है कि ये लोग तो वोट करेंगे ही करेंगे। इनका अपना कोई अधिकार नहीं है या वो कोई डिमांड नहीं करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो भी लोग इंसान हैं, उनकी अपनी ज़रूरत है, उनकी भी वो भी चाहते हैं कि उनके बुजुर्गों के लिए बढ़िया पार्क की व्यवस्था हो जहाँ वो बैठ सकें। जी। उनकी बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो जहाँ वो पढ़ सकें। कॉलेज की एक व्यवस्था हो जहाँ से स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज में वो जा सकें और जो हमारे वहाँ से जिसको भी कोई मेडिकल कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एक हॉस्पिटल जो है सरकारी ऐसा अरेंजमेंट हो जिससे कि वो अपना इलाज भी करा सकें। जी। ना कि उनको उठ के एमएमजी और या संजय नगर जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े। तो ऐसा जो है वो अभी तक जो वहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, चाहे वो हमारे माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, माननीय मेयर हों, उन्होंने उस क्षेत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ उन्होंने उस तरफ वोट लेने के बाद उधर देखने का भी काम नहीं किया। तो मैं तो उनसे एक यही कहना चाहूँगा कि अगर वहाँ जनता जो आपको वोट करती है तो उसका ध्यान रखें और निश्चित रूप से अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं ये सारी चीज़ें वहाँ अवश्य कराने का काम करूँगा। आपसे आपके माध्यम से ये वहाँ की जनता को वादा करता हूँ, वहाँ के मतदाताओं को वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनको मैं पूरा कराने का काम करूँ। सिंगला जी, अब की बार अगर हम गाज़ियाबाद विधानसभा की बात करें, तो यहाँ का भी जो मतदाता है, इस गाज़ियाबाद विधानसभा को भी 2 पार्ट में ब बाँट के देख रहा है। एक तो लाइन पार का मतदाता हो गया, एक शहर का मतदाता हो गया। लाइन पार मतदाता की बात करें तो वहाँ पर दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, माइग्रेटेड समाज, जो और जगहों से, शहरों से
प्रदेशों से आके रहने वाले लोग हैं, वो लोग ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। पिछले 10-15 साल में ही वो लोग वहाँ पे विकसित हुए हैं, बढ़े हैं। शहर का जो मतदाता है वो पुराना मतदाता है, पुराने लोग रहने वाले लोग हैं। वहाँ का मतदाता मुझे लगता है नंबर में भी ज़्यादा है। कितना मतलब लाइन पार क्षेत्र की अगर बात करें कितना मतदाता है वहाँ? लाइन बार क्षेत्र में 2,94,000 मतदाता है। और इधर? इधर 1,65,000 मतदाता है। तो आपका मतलब है कि हमेशा गाज़ियाबाद विधानसभा क्षेत्र को डिसाइड जो करता है वो लाइन पार का मतदाता करता बिल्कुल है। लाइन पार क्षेत्र का मतदाता जो है वो और अब की बार जैसे कि आपने बताया कि उन्हीं का बेटा, उन्हीं के बीच का बेटा सिंहराज जाटव जो निकल के आया है, जो उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा है, उनको वादा कर रहा है। तो लाइन पार क्षेत्र अब की बार कहीं न कहीं निर्णायक होगा सिंहराज को विधायक बनाने में। बिल्कुल, बिल्कुल, चूँकि हम अगर शुरुआत करें जी, ढूंढेड़ा गाँव से लेके जी, शांतिनगर, सैन विहार, बागू, लठमार, राहुल विहार, हिंडन तक का जो एरिया है, जी, आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको सड़क के नाम पे गड्ढे मिलेंगे। सड़क तो बनी नहीं कभी। जी, जो खरंजे हैं वो भी टूटे हुए हैं, कीचड़ है इतना ज़्यादा, नालियाँ बनी नहीं है, पानी की व्यवस्था है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि वो महानगर तो बहुत दूर की बात है, वो कस्बा भी नहीं रहा, वहाँ वो तो गाँव की जो हालातें होती हैं उस तरह से है, उस वाले एरिया की मैं बात करूँ। मैं अगर बात करूँ लाल कुएँ से लेके और आपका दौलतपुरा, पंचवटी, आर्यनगर, बजरिया, सराय नज़र अली और आपका नए नए बस अड्डे के पीछे जो हमारा इस्लाम नगर है, यहाँ का भी आप देख सकते हैं कि क्या उनकी हालत है। सड़कें जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल है, नालियाँ जो है वो भरी पड़ी हैं, कहीं पे है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस गाज़ियाबाद विधानसभा को हमेशा जो भी इस गाज़ियाबाद विधानसभा ने जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने का काम नहीं किया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका वोट लेके और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस बार लोगों ने ठाना है कि वोट अगर विजयनगर देगा, तो विजयनगर के लोगों को ही वहाँ का फ़ायदा होना चाहिए। सिंगराज जी अपनी वार्ता में बहुत रोमांचक बात निकल के आई जो आपसे भी चल रही थी हमारी कि असम जो गाजियाबाद विधानसभा का जो चुनाव रहा है उसमें जो प्रत्याशी रहा है वो कभी वहाँ का मूल रूप से कभी बताता ही नहीं रहा। अब ये बाहर से आए हुए इन्हें कहते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग के बारे में आपके बताते वो आते हैं जीतते हैं चले जाते हैं जबकि वहाँ का तो वो वहाँ का मूल रूप से निवासी भी नहीं, वोट डालने का अधिकार उस क्षेत्र में नहीं है। देखिए, ये वो क्षेत्र का विधाता हो जाता है, भाग्य ये विधाता, क्या ये बताएंगे? ये जो है वाक़ई में इस गाज़ियाबाद विधानसभा का दुर्भाग्य है जी, कि उस गाज़ियाबाद विधानसभा में जो अभी तक मतदाता जिसको वोट देते हैं, जो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वो कोई कवि नगर का निवासी होता है, कभी कोई राजनगर का निवासी होता है, जी। अब कोई तो आप साहिवाल की बात अभी नहीं आ गई। साहिवाल के निवासी भी आ गए हैं, जी, अभी एक हमारे गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं। जी, 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 तो जी। गाज़ियाबाद जो है आजकल मैं अगर बात करूँ विजयनगर की, तो उनको भी समझना चाहिए कि उनके अपने बीच का जो जो मेरा मेरा जन्म वहाँ गाज़ियाबाद में हुआ, विजयनगर जो एक पुराना विजयनगर हुआ करता था, वहाँ मेरा जन्म हुआ है और मेरी आज 50 साल उम्र हो गई है, मैं वहीं पे रहता हूँ। मैं उस क्षेत्र को छोड़ के नहीं गया, उस क्षेत्र की सेवा करने का हमेशा मैंने काम किया है। मगर अभी तक क्या हुआ है कि जो लोग बाहर से आते हैं, तो निश्चित रूप से उनको वहाँ की ना पीड़ा पता है, ना दर्द पता है, ना समस्याओं का पता है। तो वो उसको दूर कैसे करेंगे? जब तक दूर तो वही कर पाएगा जिसको वहाँ की समस्या और पीड़ा और दर्द का पता। बिल्कुल ठीक बात है। गरीब का बेटा गरीबी को समझ सकता है। रोटी का ज़रूरत को समझ सकता है। इसी तरह जो क्षेत्रीय आदमी होता है, वो ही उस क्षेत्र की समस्याओं को ज़्यादा समझ सकता है, दिल से बिल्कुल, होके। बिल्कुल क्योंकि उसको उस नाली से होके गुज़रना है, बिल्कुल विनीत वो जी, टूटी सड़क से होके गुज़रना उसको है। जब उस टूटी हुई सड़क से गुज़रेगा रोज़ तभी अपने उसको घर पता पहुँचना है। चलेगा। अभी आप अगर मान लो एक आपका घर है, उस घर की कौन-सी लाइट खराब है, कौन-सा स्विच खराब है, बिल्कुल कौन-सी ठीक बात टाइल खराब है, कौन-सा नल में पानी रिस रहा है और कहाँ से जो है बरसात में जो है वो रेन वाटर लीकेज है, वो वही व्यक्ति जानता है जो उस घर में रहता हो। जो इसी उस को घर में रहता नहीं है, जी, उसको नहीं पता उसके बारे में। बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। सिंगराज जी यादव जी अगर हम समाजवादी रणनीति की बात करें, समाजवादी ने पीडीए एक कांसेप्ट क्रिएट किया, एक सिद्धांत क्रिएट किया, उसी पीडीए के तहत आपको भी टिकट उन्होंने दिया। एक सामान्य सी सीट पे एक जाटव समाज के प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया
तो इसको आप किस तरह देखते हैं? पीडीए क्या है? इसको कैसे डिफाइन देखिए, करेंगे आप? कैसे ये बताएँगे इसके पहले बारे तो में? मैं गठबंधन के हमारे सीनियर लीडर्स आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता जी, हूँ, प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक जनरल सीट पे जी, दलित समाज के एक व्यक्ति को जो टिकट दिया है और बहुत बड़ा दिल उन्होंने दिखाया है। जी, और ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक ये जो उन्होंने विश्वास किया है एक दलित समाज पे, तो दलित समाज इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। वो निश्चित रूप से इस सीट को जिता के हमारे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। और कहीं न कहीं देखिए जो पीडीए का जो फ़ॉर्मूला है, जी, जिस तरह से आपने देखा अयोध्या में जी, वो पीडीए का फ़ॉर्मूला काम किया जिसमें आपने देखा कि वो दलित समाज के लोग हों, वो ओबीसी के पिछड़ा वर्ग के लोग हों या वो माइनॉरिटी के लोग हों। उन्हीं के साथ-साथ अपर कास्ट के वो लोग जो कहीं न कहीं इस मौजूदा सिस्टम से, मौजूदा सरकार से परेशान हैं, अपेक्षित है। अपेक्षित हैं, जो चाहते हैं कि भई हमारे बच्चे को जो है रोज़गार मिले, हमारा कारोबार जो है वो चलता रहे और उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनको मान-सम्मान मिले, बहन-बेटियों की इज़्ज़त आबरू की रक्षा हो और नौजवानों को कारोबार और रोज़गार मिले। कहीं न कहीं वो छूट रहा है, पीछे बहुत छूट गया है। सिर्फ़ जो राजनीति आज की डेट में हो रही है, आप देख सकते हैं कि धर्म और जाति की राजनीति जो हो रही है, वो मैं उसे सही नहीं मानता हूँ। देखिए, ये हिंदुस्तान के साथ-साथ ये उत्तर प्रदेश हमेशा गंगा-यमुना तहज़ीब का प्रदेश रहा। जी, यहाँ पे भाईचारा हमेशा से कायम रहा। हम लोग भी जब हमारे यहाँ दिवाली या होली होती है तो हमारे मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई वो आके हमारे साथ होली और दिवाली मनाने का काम करते थे। हम भी उनके साथ जब उनकी ईद होती थी तो हम ईद मनाने का काम करते थे। हम जो है प्रकाश पर्व जब निकलता है तो हम भी गुरुओं के प्रकाश पर्व में शामिल होते हैं और चर्च में जाके भी हम बड़ा दिन मनाने का काम करते हैं। मगर आज कहीं न कहीं भाई को भाई से बाँटने का काम किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी राजनीति नहीं है जिसको हम अगर कहें कि अगर एकजुट होके सब लोग काम करेंगे तभी ये देश और प्रदेश जो है वो बेहतर होगा, तभी इस देश और प्रदेश की तरक्की होगी। शिवराज जी का मानना ये है कि देश की तरक्की एकता में है, हर धर्म को साथ लेके चलने में और भाईचारे में। बहुत अच्छा बिल्कुल। संदेश आपने हमारे मतदाताओं को भी दिया, शिवराज जी। शिवराज जी, अगर हम लाइन बार क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज, ज़्यादा अगर मतों की गिनती में देखें तो बहुत ज़्यादा है। इनका समर्थन कैसे महसूस कर रहे हैं आप? आपके साथ कितने लोग हैं, देखिए कितने नहीं हैं? देखिए, जो लाइन पार हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे जो मैक्सिमम जो मतदाता है, वो दलित समाज से आता है। जी, उसके साथ-साथ जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो अति पिछड़े हैं, वो भी वहाँ पे बहुतादाद में रहते हैं। जी, उसी के साथ में माइनॉरिटी के लोग, जी, चाहे वो मुस्लिम हों, सिख हों या क्रिश्चियन हों, वो भी वहाँ पे जो है बहुतादाद में रहते हैं और हमारे अपर कास्ट के वो लोग, हुँ, जो गरीबी रेखा से नीचे जी, जीवन यापन करते हैं, वो लोग भी वहाँ पे बहुतादाद में रहते हैं। तो वो सब लोग जो है वो पूरा अपना आशीर्वाद और प्यार वो मुझे दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बीच का, उनके साथ रहने वाला, उनके साथ उठने-बैठने वाला, उनके सुख-दुःख में खड़े रहने वाला, कंधे से कंधा मिला के चलने वाला, उनका कोई भाई, उनका कोई बेटा, उस विधानसभा का जनप्रतिनिधि बने और उसी वो आगे जाके लखनऊ में उनको रिप्रेज़ेंट करे ताकि वहाँ की जो समस्याएँ हैं और जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी की जा सके। शिवराज जी, अगर कानून व्यवस्था की बात करें हम, भाजपा के बड़े स्ट्रॉन्ग दावे रहते हैं या उनका एक जो चुनाव लड़ने का क्राइटेरिया होता है उसमें मूलभूत वो कानून व्यवस्था को लेके ज़रूर चलते हैं। आप भाजपा के इस जो कानून व्यवस्था का दावा है या दावे हैं, इनको किस रूप में देखते हैं? देखिए विनीत जी, मैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा। अभी आपने देखा कि किस तरह से जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, गाज़ियाबाद जिला न्यायालय में जिस तरह से पुलिस और जो अभिवक्ता हैं, उनके बीच में जो नोक-झोंक हुई, जिस तरह से हमारे वकील साथियों पे लाठी जी, भांजी गई, वो कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि कानून व्यवस्था कहीं न कहीं तो हमारी जो है वो
ढीली है या लचर है या कहीं न कहीं वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब कानून के रखवाले हमारे सम्मानित जज, वकील और पुलिस, उनका जब कोऑर्डिनेशन आपस में ठीक नहीं होगा, बस जो जो लोग इस जिले में कानून का पालन कराने के लिए जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जब वही लोग आपस में लड़ेंगे या एक दूसरे पे जो है वो इस तरह के एलिगेशन होंगे या मारपीट करेंगे, तो वो आम जनमानस जो है वो कहाँ जाएगा? किससे न्याय माँगेगा? सिंगराज जी, इस विवाद को किस रूप में देख रहे हैं तो आपने बता दिया। बट इस विवाद में आप किसके साथ खड़े हैं ये भी बता दीजिए। नहीं, अधिवक्ताओं के साथ खड़े हैं, निश्चित रूप से पुलिस मैं के साथ जो खड़े हैं जो या जज के साथ खड़े मैं हैं? निश्चित रूप से जो हमारे अभियोक्ता साथी हैं उनके साथ खड़ा हूँ, चूँकि वो हमेशा एक गरीब मज़लूम जो जिसका एक दायरा बहुत नीचे वाला है, उसके लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और कहीं न कहीं अगर वो ना हो तो आप समझें कि जो यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो निरंकुश हो जाएगा और उस पे लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे जो वकील साथी हैं, वो कहीं न कहीं उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। उसी के साथ-साथ में एक चीज़ और मुझे ध्यान आई अभी कुछ समय पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की। आपने देखा जिस तरह से हमारे पत्रकार साथियों को जेल भेजने का काम किया गया, जी, जी। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भई अगर आप सही बात लिखोगे या सही बात को आप जनता तक पहुँचाने का काम करोगे, जिसमें जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको अगर आप कहीं न कहीं ये एहसास कराने का काम करोगे कि आप गलत कर रहे हो, तो उनको जेल भेजा जाएगा। ये मैं समझता हूँ बहुत ही गलत बात। देखिए जो पत्रकार हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनका काम है सच्चाई से रूबरू होना, सच्चाई से रूबरू बहुत-बहुत कराना धन्यवाद लोगों का। इस पूछ के लिए आपका। क्योंकि वो इस चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जी। वो बिल्कुल वही बात सामने रखते हैं, जब कोई आदमी गलत अगर करता है, तो उसको गलत कहने का काम करते हैं और अगर कोई अच्छा करता है, तो उसको अच्छा कहने का काम करते हैं। तो इसमें मैं विशेषकर हमारे सत्ताधारी लोगों से कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा कोई काम ना करें, जिससे कल को आपको समाज में मुँह दिखाने की आपको जो है तकलीफ हो या आपको जनता के बीच में जाने में आपको दिक्कत हो। चूँकि आपको पाक-साफ रहना चाहिए और हमेशा जो सही है उसको सही और गलत को गलत कहना चाहिए। सरकार एक राजा की भूमिका में होती है। राजा को हर एक के साथ न्याय वाली सोच बिल्कुल, रखनी चाहिए। एक ना सरकार में जो भी है उनको किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, प्रजा सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत क्योंकि जब चुनाव आता है, तो कोई किसी का सपोर्टर होता है, कोई किसी का सपोर्टर होता है, वो अलग बात है। मगर समूह जो बनता है, जो एक हम अगर किसी चीज़ को अच्छा करने का काम करें, तो उसमें सभी की भागीदारी ज़रूरी है। यही लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। और यही एक इस हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है, उसकी एक खूबसूरती है कि ये हमारा जो समाज है या जो हमारा देश है, जी, वो विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों और विभिन्न बोलियों जी। के साथ भी आज जो है इस देश में हर व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है और हर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। जो अच्छा काम करे उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और जो गलत करे उसके साथ न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए। सिंगर जाटव जी, मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव भी है, आपके पास भी अभाव है, आपको बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स हैं, चुनाव भी कुछ पे है। चलते 2 प्रश्न पूछूँगा। पहला प्रश्न, चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला समझ पा रहे हैं? मुकाबला 2 के बीच में समझ पा रहे हैं और किन-किन के बीच में समझ पा रहे हैं और अपनी स्थिति को आप वहाँ पर कहाँ पा रहे हैं? देखिए, ये जो गाज़ियाबाद विधानसभा का उपचुनाव है, हुँ, ये उपचुनाव कहीं न कहीं ये इशारा करता है कि यहाँ जो मतदाता है, चाहे वो हमारा शहरी मतदाता हो या लाइन पर क्षेत्र का मतदाता हो, जी, वो चाहता है कि जो एक पार्टी उसी के मेयर हैं, उसी के सांसद हैं, वो चाहते हैं कि कोई दूसरी पार्टी का विधायक उनके बीच में रहे ताकि उनकी बात को वो पुरज़ोर तरीके से उठा सके। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के विधायक, सांसद और एमपी जो है वो हमेशा एक ही बात बोलेंगे। हुँ, उनका विरोध या उनको आईना दिखाने का जो काम करता है वो हमेशा विपक्ष करता है। हुँ,
तो ये कहीं न कहीं आम जनमानस ने, यहाँ के मतदाताओं ने ठान लिया है कि अगर सत्ताधारी लोगों को आईना दिखाना है, तो हमें कोई न कोई विपक्ष का मजबूत जनप्रतिनिधि बनाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, ताकि वो समय-समय पे उनकी बात को उठा सके, उन्हें आईना दिखा सके। मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, मुकाबले जो है वो ना त्रिकोणीय है, ना किसी 2 लोगों में है, क्योंकि जिस तरह से मुझे गाज़ियाबाद विधानसभा के जो देवतुल्य मतदाता हैं, उनका आशीर्वाद जी। मिल रहा है, चाहे वो दलित समाज से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, चाहे वो माइनॉरिटी से हैं, चाहे वो अपर कास्ट के वो लोग हैं जो कहीं न कहीं गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, वो अपना भरपूर प्यार और सहयोग मुझे दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मेरी जीत होगी, वो कहीं कम से कम 50,000 वोटों से होगी, और ये आपको 20 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, तो उस दिन ही पता चल जाएगा। और जब 23 तारीख को हमारा परिणाम आएगा, तो वो चौंकाने वाला परिणाम होगा। वो इस गाज़ियाबाद विधानसभा में बदलाव लाने का काम करेगा, और निश्चित रूप से 2027 में इस उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। तो आज वीके पॉडकास्ट में हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी, संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी गाज़ियाबाद उपचुनाव के लिए सिंगरा जाटव जी, ये पहले से ही घोषणा करके जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं माँ सरस्वती उनके जीवा पे हों आज, और कि वो 50,000 वोटों से ज़रूर जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएँ हैं सिंगरा जी के लिए, और जो तमाम समर्थन हम उनके फ़ेवर में देख रहे हैं, चाहे किसी भी जात में हो, कोई भी धर्म हो। सिंगराज जी के पीछे जिस तरह से लोग लाइन अप होके खड़े हुए हैं, सच में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है सिंगराज जी कुछ शायद इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आखिरी प्रश्न ज़रूर पूछूँगा मैं सिंगराज जी से, क्षेत्र की जनता के लिए क्या निवेदन है? क्या आपका संदेश है? आप हमारे वीके पॉडकास्ट के थ्रू जनता के लिए मैं इस गाज़ियाबाद विधानसभा की देवतुल्य मतदाताओं और वहाँ निवास करने वाले सभी सम्मानित नागरिकों से एक अपील, निवेदन, गुज़ारिश करता हूँ कि आगामी 20 नवंबर को अपना अमूल्य वोट ज़रूर डालने जाएँ। और चूँकि ये एक न्यूज़ का प्लेटफ़ॉर्म है, फिर भी मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इस गाज़ियाबाद विधानसभा में बदलाव लाने का काम करें, और निश्चित रूप से अगर वो बदलाव लाते हैं, तो उनको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। उनको देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो बदलाव लाए हैं, वो कहीं न कहीं एक अच्छी और बेहतर इस गाज़ियाबाद को बनाने के लिए लाए हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके कंधे से कंधा मिला के काम करने का काम करूँगा। आप बुजुर्गों के मान-सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करूँगा, और माताओं-बहनों की इज़्ज़त आबरू की रक्षा करने का काम करूँगा। नौजवान साथियों के लिए व्यापार और रोज़गार दिलाने का काम करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका विदित जी। आपने अपना जो मुझे यहाँ बुला के मेरा मान-सम्मान बढ़ाया। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच में सिंगरा जाटव थे, इंडी गठबंधन समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार। आगामी 20 तारीख के लिए जो हमारे उपचुनाव विधानसभा हो रहे हैं, हमारी तरफ से पुनः एक बार उनको फिर शुभकामनाएँ। ईश्वर करे जो भी हमारी बातें हुई, सिंगरा जी चुनाव जीत के आएँ, अपने क्षेत्र की जो समस्या उन्होंने बताई, उन समस्याओं पे वो काम करें, और क्षेत्र को आगे ले जाने का जो उनका एक सपना है, वो पूरा हो। तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।